नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 15 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा है, तो हम ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा न्यूज़ कवर कर पाए। और तो एक एक करके सारे न्यूज़ को देखेंगे। जो लोग नए हैं इस लेक्चर में, मैं उनको बता दूं कि हमने ये सीरीज़ चालू किया है इकोनॉमिक टाइम्स का, जहाँ पे हम रोज़ डेट बाय डेट हम इकोनॉमिक टाइम्स को एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे हम टॉप 25-30 न्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस दिन आए सबको कवर करते हैं। हाँ, मैं कुछ न्यूज़ को स्किप कर देता हूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ हो या बहुत ज़्यादा ही कंपनी स्पेसिफिक हो कि इसने Q4 का न्यूज़ रिलीज़ किया है कि इसका सेल्स इतना डाउन हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, बट उस न्यूज़ से भी अगर कोई सेक्टर को इफेक्ट होगा, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे गूगल का न्यूज़। गूगल के न्यूज़ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे रेगुलेटर काम करती है, तो वो सब चीज़ हम ज़रूर कवर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं कवर करता हूँ। बाकी एक एक चीज़ जो है सारे न्यूज़ को मैं कवर करूँगा। ये जो एनालिसिस है ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है जो कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इंटरव्यूज़ में जो आपके जो बेसिकल टेक्निकल राउंड्स रहते हैं, उसके अलावा आपके स्पेसिफिक जो सेक्टर में जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो उस सेक्टर का तो नॉलेज रहता ही है, और इन जनरल मैक्रो इकोनॉमी में कैसे चल रहा है या ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चल रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ रहते हैं। कंपनीज अप्रिशिएट करती है कि अगर आपको इन सब का भी नॉलेज हो तो। फिर उसके बाद बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो बिज़नेस में तो टाइम टू टाइम रेगुलेशंस इतने बदलते जा रहे हैं आज के रेट में, तो उस रेगुलेशन का ट्रैक रखने के लिए भी आपको ये सीरीज़ सुनना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी काम करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए भी ये लेक्चर रेलेवेंट है। इकोनॉमिक टाइम्स दोस्तों मैंने इसलिए पिकअप किया कि कई चैनल्स जो है इस इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस नहीं करते भी है तो बहुत रेगुलर नहीं है, और बहुत ही 10-15 मिनट में एनालिसिस करके ख़त्म कर देते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि उसमें 10-15 मिनट में 2 न्यूज़पेपर आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, जबकि एक इकोनॉमिक टाइम्स से इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है। पर ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज़ समझ आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर्स दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट अभी भी हम वी हैव अ very long track to go and very long path to travel. So मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ ही रहे वीडियो पे, इसलिए लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं, और आपको ये कैसे हेल्प मिल रहा है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ और भी रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में अगर इन्वॉल्व है तो उस चीज़ के लिए भी मुझे बताएं, ताकि मुझे नॉलेज रहे कि भाई मेरे व्यूअर्स कौन से फील्ड में इन्वॉल्व है, बिज़नेस में, जॉब में, एक्सेट्रा। और दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्रिप्शन से आपको इस वीडियोस के नोटिफिकेशन और मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज़। पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा लुक टू सीक बिड्स फॉर यूटीआई एएमसी स्टेक। देखिए, यूटीआई जो है उसमें कई सारे बैंक्स का स्टेक है, ठीक है, और वो जो है अब वो धीरे धीरे करके बैंक्स वगैरह अपना स्टेक सेल ऑफ कर रहे हैं। जैसे कि कितना है, एसबीआई, एलआईसी, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का मिला के लगभग 45% के आसपास शेयर स्टेक है। पहले इस स्टेक को जो है टाटा ग्रुप अक्वायर करने वाली थी, बट वो मतलब नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट कर रही थी, वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू एज एन अक्वायर नहीं कर रही थी। तो अब जो है उसे बोल दिया गया कि नहीं भाई, अब हम जो है नॉमिनेशन के थ्रू नहीं, हम बिडिंग के थ्रू ही लेंगे, सो दैट थोड़ा फेयर रहे, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिले। जब ये एक्विजिशन हो जाता है इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, हम एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लेंगे बात। फिर उसके बाद अकासा एयर आई 75 to 100 मिलियन वाया फ्रेश इक्विटी। अकासा एयर में आपको पता होगा राकेश झुंझुनवाला ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अकासा एयर अभी जो है काफ़ी अपकमिंग एयरलाइन है, जो कि अच्छा शेयर इस्टेब्लिश कर सकती है अपने मार्केट में। उनका अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी भी अभी धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है, ऑलमोस्ट 83% ऑक्यूपेंसी। हालांकि इंडिगो वगैरह से अभी काफ़ी कम है, बट उनके भी अभी जो बढ़ते जा रहे हैं इनकी ऑक्यूपेंसी, अभी 87% था ऑक्यूपेंसी। एज इन कितने पैसेंजर्स ट्रैवल, मतलब अगर 150 सीट है तो 150 में से कितने पैसेंजर्स उन्होंने लिया और कितना सीट खाली गया। अगर 87 है तो 100 में से 87 सीट्स उनके बुक रहते हैं, 13 सीट्स उनके खाली रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जब भी अक्वायर करेगी, ये जब भी रेस करेगी तो ऑब्वियसली झुंझुनवाला फैमिलीज़ के अप्रूवल के बाद ही कर सकती है ये, तो ऐसा ये न्यूज़ में कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वो मोर वुमेन लैगिंग आउट ऑफ टेक जॉब्स। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि टेक कंपनी जैसे जो है विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, जो हमारे टॉप 3 टेक कंपनीज हैं इंडिया के, वो लोग अब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम देते जा रही है
वेमेन को अपने काम में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कम एज इन वर्क फ्रॉम होम का चीज़ ख़त्म कर रही है, रिटर्न टू ऑफिस करते जा रही है। फिर इस ये सब से क्या हो रहा है कि वेमेन जो कि ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में थे कि भाई उनको अपना घर संभालना रहता है, उनको अपना फैमिली भी संभालना रहता है, मेन का भी इक्वल ड्यूटी रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ देखा गया है कि वुमेन का ज़्यादा ड्यूटी रहता है। तो उसी कारण क्या है, वुमेन क्विट करते जा रही है धीरे धीरे करके जॉब्स, सो दैट वो अपने फैमिली में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। वो अभी फ्रीलांसिंग और गिग वर्कर की तरह काम करना चाह रही है ताकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिले, और जब वो ऑफिस लॉग इन करना चाहे, जब वो ऑफिस लॉकआउट करना चाहे, वो चीज़ उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। इसका और एक हाईलाइट है कि बहुत सारे कंपनीज जो अपने बैक ऑफिस इंडिया में इस्टेब्लिश कर रही है, तो उनमें भी वुमेन का अभी अच्छा अकाउंट बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों, लॉ पैनल सीक्स फ्रेश फाइल व्यूज़ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। मतलब अगर आप कोई क्राइम करते हो, सपोज मान लो एक जन ने, किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने कुछ चोरी कर लिया, तो उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो जैसे सब पे लगता है वैसे उस पर भी लगेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। बट सिविल कोड की जहाँ बात आती है, सपोज मान लीजिए वो मैरिज की जहाँ बात आती है, तो मैरिज में अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज है। तो उन सब सिविल लॉज को यूनाइट करने के लिए, उन सब सिविल लॉज को यूनिफॉर्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये अगर देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अंडर DPSP कि भाई अंडर आर्टिकल 44 कि भाई इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को लॉ जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा एक क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी का। तो अब देखते हैं कब तक क्या लेके आ पाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जहाँ पे इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे इतने डाइवर्स रिलीजन से, इतने डाइवर्स बिलीफ्स है, वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना काफ़ी बड़ा वो है, मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इसके कारण जो है ये चीज़ इसलिए भाई अब लॉ मिनिस्ट्री जो है धीरे धीरे करके रोल आउट कर रही है। तो उनका अपने अपना सजेशंस जो है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बोले। अगर आपको भी कोई कंसर्न है, आपका भी कोई व्यू पॉइंट है, तो आप ज़रूर इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट टू डेवलप ह्यूमन इंडेक्स फॉर 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जो है गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 75 PVTGs, दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उसको गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट करना चाहती है। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है सिर्फ इन ट्राइबल ग्रुप के लिए। एक्चुअली देखिए 2023-24 के बजट में ना गवर्नमेंट ने काफ़ी एक अच्छा इनके लिए एलोकेशन किया, दैट इज़ अराउंड 15,000 करोड़। उस पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये 15,000 करोड़ जो है इन ट्राइबल ग्रुप को डेवलप करने में काम आएगी। बट अभी कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना इम्पैक्टफुल हो रहा है, तो उसको करने के लिए एक इंडेक्स निकाला है गवर्नमेंट ने, ताकि ये डेवलपमेंट को हम ट्रैक कर सकें। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस 15,000 करोड़ स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड रिसेंटली इन द बजट। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ बहुत एक्सपेक्टेड न्यूज़ था ये, एनक्लैट गूगल ऑर्डर CCI चैलेंजेस पार्ट्स इन सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली देखिए एनक्लैट ने पहले तो CCI ने ऑर्डर निकाला था गूगल के अगेंस्ट कि भाई 2022 में कि गूगल को जो है लगभग 1400 करोड़ का 13,338 करोड़ का 1,338 करोड़ दैट इज़ 1,338 करोड़ का पेनल्टी लेवी किया गया था गूगल पे। क्यों? क्योंकि गूगल अपने जो मार्केट डोमिनेंस को मिसयूज़ कर रही है। मिसयूज़ कैसे कर रही है? CCI ने बोला कि भाई गूगल ने क्या किया कि भाई अपना जो ऐप स्टोर है, गूगल स्टोर है, वो मैंडेटरी कर दिया OEMs के ऊपर, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, कि भाई आप प्री इंस्टॉल करके दोगे। अगर आपको गूगल स्टोर का सर्विसेज यूज़ करना है तो आप अपने डिवाइस में प्री इंस्टॉल करके दोगे, ठीक है, ताकि लोग कहीं और से ऐप डाउनलोड नहीं करें, हमारे इधर से ही करें, प्ले स्टोर से ही करें। दोस्तों आपको पता होगा कि भाई अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो या तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, या तो वेबसाइट या कोई अदर सोर्सेज के थ्रू डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट गूगल ने ये चीज़ मैंडेटरी कर दिया कि भाई आप हमारा जो ऐप का जो स्वीट है, मतलब ऐप का जो सूट है, वो दैट इज़ नंबर ऑफ ऐप्स, जैसे 11 ऐप्स प्रोवाइड करती है गूगल, वो आप एज इट इज़ गूगल फ़ोन में हमारे, मतलब अपने जो भी फ़ोन आपका है, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे वीवो हो, चाहे वो XYZ कोई भी फ़ोन हो, आप उसमें इंस्टॉल करके दोगे, ठीक है, अगर आपको गूगल का ऐप स्टोर यूज़ करना है तो। फिर और भी कुछ था कि भाई रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू शेयरिंग भी है गूगल का अच्छा नहीं है। फिर CCI ने ये चीज़ बोला कि भाई आप जो पेमेंट पोर्टल जो यूज़ कर रहे हो अपना गूगल का मत करो, आपको थर्ड पार्टी पेमेंट वेंडर लेके आओ। तो इस टाइप का ऑर्डर CCI ने पास किया था। एनक्लैट ने सारे ऑर्डर्स को अपहेल्ड किया, जस्ट दैट कि और इनफैक्ट फाइन को भी अपहेल्ड किया, दैट इज 1,338 करोड़ को भी अपहेल्ड किया। बस 4 ऑर्डर्स को एनक्लैट ने बोल दिया कि नहीं यार ये जस्टिफाइड नहीं है,
कौन कौन से 4 ऑर्डर से, मतलब अगर आप देखो तो जैसे इनमें से कुछ है कि भाई appellate tribunal struck down the antitrust watchdog's direction to Google to deny access to its Play Services application programming interface to disadvantage other OEMs, application developers and its existing और पोटेंशियल कंपेटिटर्स। उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई आप एक्सेस डिनाई नहीं करोगे इन सबको, OEMs वगैरह को, ताकि कंपटीशन ख़त्म ना हो। बट इनका ये चीज़ क्या है कि भाई हम जिसको एप्लीकेशन को डिनाई करना चाहें हम उसको डिनाई करेंगे, मतलब एक्सेस, और जिसको नहीं करना चाहें हम नहीं करेंगे, ये हम पे छोड़ो। तो एनक्लैड ने बोला हाँ नहीं ठीक है, ये गूगल का स्टांस ठीक है। फिर उसके बाद CCI ने बोला कि भाई आप अपना प्ले स्टोर के थ्रू अदर एप्लीकेशंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परमिशन दोगे, मतलब अगर कोई ऐप डेवलप कर रहा है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन दोगे अपने ऐप के थ्रू, अपने प्ले स्टोर के थ्रू। गूगल बोलते हैं भाई वो तो हम पे है ना, हम दे नहीं दे वो तो हमारे पे। तो इस टाइप के कुछ 4 ऑर्डर्स को एनक्लैड ने सेट असाइड कर दिया था। बट अब क्या है, CCI ने इस चीज़ को माना नहीं। CCI ने बोला कि ये सेट असाइड वाला चीज़ भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि एनक्लैड का ये चीज़ है कि भाई आप इतने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, आप कि भाई सामने वाला ऐप डेवलप नहीं कर सकता, तो इससे क्या ऐप डेवलपमेंट इंडिया में रुक जाएगा। तो ये सब मार्केट डोमिनेंस आप ना करें, ऐसा गूगल को कहा था CCI ने। तो ये अभी चल रहा है, देखते हैं ये केस का क्या फाइनल आउटकम आता है। फिर उसके बाद IIT IIMs फॉरेन स्टूडेंट एनरोलमेंट कैंपसेस अब्रॉड। देखिए IIT IIM वगैरह जो है आज इंडिया में इतना रिकग्निशन है इनका, बट बाहर आप जब भी जाते हो तो उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहता बाहर के स्टूडेंट्स को। भाई ठीक है IIT है IIM है, उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहता। अब IIT IIMs के टारगेट कि भाई, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, IIT IIMs वगैरह क्या करते हैं कि भाई उनको अगर कोई कोर्स ऑफर करना रहता है तो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके फिर उनके साथ वो कोर्स लॉन्च करते हैं। अब IIT IIMs टारगेट करके भाई हम डायरेक्टली क्यों नहीं लॉन्च करें, हमारा डायरेक्टली एक ब्रांच होना चाहिए उधर, सो दैट हम कोर्सेज डायरेक्टली ऑफर करें। तो वही चीज़ अभी IIT IIMs वगैरह करेंगे, अपने ब्रांचेस अब्रॉड इस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फेड पॉजेज इंटरेस्ट रेट हाइक्स बट सिग्नल्स मोर टाइटनिंग टू कम। देखिए फेड ने अभी जो है अपने लेटेस्ट मॉनेटरी स्टांस में इंटरेस्ट रेट को हाइक को पॉज कर दिया है। उनका ये कहना था कि भाई अभी भी हम क्या है रेट हाइक को एक्सपेल नहीं कर रहे, मतलब उस डिसीजन को हम एक्सपेल नहीं कर रहे। हम ये चीज़ है कि अभी हम बस वेट एंड वॉच में है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा हम तुरंत हाइक कर देंगे। तो अभी हम टाइटनिंग की तरफ ही मोर इंक्लाइंड है, दैट इज उन्होंने अपना हॉकी स्टांस रखा है। मैंने 10th जून के वीडियो में अच्छे से समझाया है हॉकी स्टांस क्या होता है, डोवी स्टांस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और अगर आपको समझना है इसको डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको एक डिटेल में एक अगेन शॉर्ट्स लेके आ जाऊँगा। दोस्तों मैं टाइम टू टाइम जो बोलता हूँ कि ये वीडियो में अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, मैं उसे कवर कर देता हूँ। आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स में जाके देखिए, जितना भी मैंने बोला है कि हाँ भाई कोई चीज़ को मैं कवर नहीं किया हूँ, अभी कवर करूँगा, वो मैंने शॉर्ट्स में कवर कर दिया है। तो आप उधर से भी वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर करना। फिर उसके बाद शक्तिकांता दास कन्फर्ड एज गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। उनका ये चीज़ कहना है कि भाई ये ब्रिटेन में दिया जाता है अवार्ड इंटरनेशनली, हर मतलब जो भी बेस्ट गवर्नर रहेगा। एक्चुअली ये शक्तिकांता दास जी को इन्होंने इसलिए भी जीता है क्योंकि इनका कहना था कि भाई काफ़ी इन्होंने अच्छा कंट्रोल किया इन्फ्लेशन को, काफ़ी अच्छा इकोनॉमी के ग्रोथ को कंट्रोल किया। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी शक्तिकांता दास ने काफ़ी अच्छा पॉलिसीज़ लेके आए, कब बूस्ट करना है, कब ग्रोथ को रोक के इन्फ्लेशन को देखना है। तो ये सब इनका जो कंसिडरेशन था ये काफ़ी ऐप्ट था, तो इसलिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सेंटर स्टॉप सेल ऑफ व्हीट राइस अंडर OMSS टू स्टेट्स। एक्चुअली देखिए OMSS क्या, ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसमें सेंटर क्या करता है कि भाई मार्केट में सेल करता है व्हीट्स वगैरह को, और ये फिर स्टेट्स खरीदते हैं अपने अपने प्राइस में, स्टेट फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज मान लीजिए उड़ीसा में स्कीम है कि भाई चावल 1 रुपये किलो दिया जाएगा, या कर्नाटका में स्कीम है कि फ्री में बांटा जाएगा। तो ये सब चीज़ें स्टेट क्या करती है, प्रोक्योर करती है, क्योंकि देखिए हर स्टेट के पास उतना तो प्रोडक्शन हो नहीं पाता, और जो फार्मर्स है वो तो सेंट्रल को बेच देते हैं ना अपना जो MSP लेने के लिए। तो अब क्या सेंटर फिर इस चीज़ को जब सेल ऑफ करती है तो स्टेट्स वापस उनसे खरीद लेती है एंड अपनी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है जितना भी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब क्या है कि अब OMSS को बंद कर रही है, तो अब कर्नाटका जैसे स्टेट जहाँ पे फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या उड़ीसा जैसे स्टेट जहाँ पे कितने कम सस्ते में राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो सब स्टेट को थोड़े प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इन्होंने एक्सक्लूड करके रखा है, और बाकी सारे स्टेट्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट दोस्तों, मे WPI डिफ्लेशन हिट्स नियर 8 ईयर लो ऑफ 3.5%। दोस्तों मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन अलग अलग होता है। डिफ्लेशन मतलब आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका जो
चीज़ों के प्राइस, जनरल प्राइसेस है वो एकदम से नीचे आ गए, ठीक है। और डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, एज एन जब आपके जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा होता है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। सपोज मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है आपका अभी 5.1% आ चुका है, पहले था 8, मतलब पहले था लगभग 9% के आसपास, अब आगे आपका 5.1% के आसपास। तो अब आपका इन्फ्लेशन जो गिर गया, दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। बट यही अगर आपका इन्फ्लेशन गिर 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 इतना गिर जाए कि भाई वो 0 से लेके फिर -1% आ जाए, मतलब पिछले पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में प्राइसेस गिर गए, तो भाई अगर प्राइसेस गिर जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो क्या डिफ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए? जी नहीं। और डिसइन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर इसमें क्या WPI का डिफ्लेशन क्या ख़राब है इकोनॉमी के लिए? नहीं, ये भी ख़राब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, बेस इफेक्ट का। हमारा जो पिछले ईयर जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था, उसके कारण जो है अब जब प्राइसेस गिरते जा रही है, तो अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो डिसइन्फ्लेशन हो गया, ये तो डिफ्लेशन हो गया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया था पिछले साल इन्फ्लेशन, इसके कारण इन्फ्लेशन एकदम से नीचे गिर गया, तो मतलब प्राइसेस एकदम से नीचे गिर गया, तो हमें लग रहा है डिफ्लेशन हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर से जब नंबर्स आने लगेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं भाई अब ठीक है, अब इन्फ्लेशन एक मॉडरेट लेवल में है। WPI की बात करूँ, CPI तो ऑब्वियसली 5.1% तो है ही, मैं WPI की बात करूँ। नेक्स्ट दोस्तों, CBIC टाइटन्स नॉर्म्स फॉर GST रजिस्ट्रेशन। देखिए GST रजिस्ट्रेशन आजकल जो होता है वो काफ़ी क्विक हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़े से नॉर्म्स टाइटन करते जा रहे हैं ताकि हर कोई लोग अपने GST रजिस्ट्रेशन ना करा पाए। दोस्तों होता क्या है कि एक आदमी का जब GST रजिस्ट्रेशन, एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, या वो उसने कुछ फ्रॉड कर दिया रहता है, तो वो तुरंत से दूसरा रजिस्ट्रेशन लेके अपना बिजनेस चालू कर देता है। बट इससे क्या होता है, वो जो अटका जो मैटर है उसको कारण अब अगर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता दूसरा, तो वो जो अटका हुआ मैटर है उसे सॉल्व करेगा, तभी जाके उसको पता है वो बिजनेस कर सकता है। अभी क्या दूसरा रजिस्ट्रेशन ले लेता है वो, तो उसे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो भाई इसीलिए अब क्या नए रजिस्ट्रेशन में GST ने कहा है कि भाई हम पर्टिकुलरली उस केस को ज़्यादा फोकस करेंगे जिसने पास में कुछ ऐसा फ्रॉड किया हो, या जिसका पैन कार्ड का इनकम्प्लीट हो, चाहे जिसका आधार कार्ड नहीं हो। तो उसमें क्या है, आधार कार्ड नहीं होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन को बुलाएंगे। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या है कि भाई टाइटन करते जा रही नॉर्म्स, ताकि GST के जो फ्रॉड है ये सब चीज़ थोड़ा कम हो, ठीक है। नेक्स्ट इज दोस्तों G20 नेशंस टू सेटअप इंटरनेशनल ऑडिटिंग रूल्स फॉर ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मैंने आपको बताया था कि वो इकोनॉमी जो कि वाटर से रिलेटेड इकोनॉमी है। जैसे वाटर आपको पता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हमें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। दैट इज़, मान लीजिए क्रिटिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या है कि भाई ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और ये ब्लू इकोनॉमी को मतलब सर्वाइव करवाना, ये अभी सारे इकोनॉमिक्स का काम है। G20 में इसको काफ़ी फोकस दिया गया है। अब इस इकोनॉमी का ऑडिट कैसे होगा, कौन कंट्रीज कैसे उसको प्रोटेक्ट करी, कौन कंट्री कैसे उसको यूज़ कर रही है, तो उसके ऑडिट के लिए एक नया मैकेनिज्म डेवलप करना का एक एजेंडा है G20 में भी। नेक्स्ट दोस्तों, गूगल मस्ट ब्रेकअप डिजिटल एड बिजनेस EU रेगुलेटर्स। एक्चुअली इस केस का मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। गूगल जो है वो हर जगह अपना ही मार्केट डोमिनेंस के कारण बदनाम है। गूगल ने काफ़ी मार्केट डोमिनेंस के कारण काफ़ी छोटे प्लेयर्स को काफ़ी परेशान किया है। अब इस केस में EU का क्या कहना है कि भाई गूगल ने इतना अच्छा मार्केट डोमिनेंस जमा लिया है EU में, तो वो क्या करता है कि भाई अब जैसे एडवर्टीजमेंट है कुछ, तो वो एडवर्टीजमेंट में भी क्या करेगा, अपने खुद के ऐप्स, अपने खुद के जो उसके प्रोडक्ट्स उसको ज़्यादा एडवर्टाइज करेगा कंपेयर टू उसके जो राइवलरी है। इससे क्या होता है कि भाई आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो ना। अगर आपका मान लो मैंने आपको दे दिया है एज ए गूगल, दे दिया है मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप मेरा जो है ऐप को प्रमोट करो, और गूगल के पास भी सेम ऐप है जो कि सेम काम करता है, तो गूगल क्या करेगा, अपने ऐप को ज़्यादा प्रमोट करेगा, मेरे ऐप को कम प्रमोट करेगा। तो ये एक एंटी ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है EU के लॉ के हिसाब से देखा जाए तो EU ने ये चीज़ सजेस्ट किया कि भाई गूगल को बोला है कि भाई आप अपना एडवर्टीजमेंट एजेंसी एकदम सेपरेट कर दो, उसे इंडिपेंडेंट कर दो। फिर वो जो भी क्लाइंट्स आएंगे, चाहे वो गूगल अपना खुद का लेके आ रहा है, और चाहे वो कोई आउटसाइड का कोई क्लाइंट आ रहा है, वो उससे एज एन इंडिपेंडेंट ट्रीट करेगा, मतलब एट पार्ट ट्रीट करेगा। तो वो चीज़ गूगल को ये चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देखते हैं अब EU के कितना रेगुलेशन को मान के गूगल ये चीज़ करती है। फाइनली दोस्तों, वोडाफोन एंड हचिसन का मर्जर हो गया है। ये UK इकोनॉमी के लिए काफ़ी एक बड़ा मर्जर है।
19 बिलियन का मर्जर हुआ है। इस मर्जर के बाद जो वोडाफोन का स्टेक है वो कंपनी में 51% हो जाएगा और हचिसन का स्टेक 49% हो जाएगा। इन्होंने अभी लगभग 19 बिलियन का मर्जर किया और उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हम और 11 बिलियन पाउंड जो है वो इन्वेस्ट करेंगे यूके में ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स। तो काफ़ी एक अच्छा मर्जर है, काफ़ी एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है यूके को इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस। तो ये एक मर्जर का न्यूज़ था, काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसलिए इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, टैली इज थिंकिंग ऑफ अकाउंटिंग टेक वाया इमेजेस यूजिंग एआई और एमएल। देखिए टैली जो है आपको पता होगा, कोई भी बिजनेस इंडिया में जो है टैली के सॉफ्टवेयर के बिना शायद ही काम करता होगा, मतलब एमएसएमईज तो एटलीस्ट। तो टैली का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि भाई जो कि अकाउंटिंग वगैरह में जो यूज़ होता है, इसमें अभी एक ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि इमेजेस, जैसे मान लीजिए आप बिल का कॉपी खाली अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बता देगा बिल का अमाउंट कितना है, जीएसटी अमाउंट कितना है, और ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगा। तो इससे बहुत एक फ़ायदा हो सकता है जो एमएसएमईज रहते हैं। ये टैली एक अब नया अपग्रेड लेके आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, यूरोपियंस टेकिंग अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स रेगुलेटिंग एआई। देखिए यूरोपियन यूनियन काफ़ी उस पे है, अपने फुट पे है कि भाई एआई को रेगुलेट करेगी, और एआई के लिए इन्होंने काफ़ी अलग अलग रूल्स निकालने के लिए ड्राफ्ट रूल्स को भी किया है। फाइनल रूल्स जो है लेटर दिस ईयर में आ जाएगा। जैसे इसमें कुछ कुछ ऐसे रूल्स है कि भाई एआई जो है लिमिट करना चाहिए, एआई को थोड़ा सा जो फेस के रिकग्निशन के थ्रू जो चीज़ें हो जाती है उसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि भाई एआई जो कर रही है अभी कि भाई चैटबॉट्स के थ्रू, मतलब जैसे चैट जीपीटी हो गया, अब चैट जीपीटी कई सारे इन्फॉर्मेशन को लेके अपना एक इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई कहाँ से ले रही है इन्फॉर्मेशन, कौन दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ये तो हमें सोर्स तो बताओ। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो। तो इसके लिए एआई जो है काफ़ी इसके लिए रेगुलेशन लेके आएगी, तो अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करेगी ये यूरोपियन की जो लॉज है। इनफैक्ट सारे कंट्रीज़ जो है अभी ट्राई कर रही है कि ये एआई को रेगुलेट करे। इंडिया भी उसमें कोई पीछे नहीं है, इंडिया भी कर रहा है। तो फाइनली जब रेगुलेशन आ जाएगा कोई भी कंट्री का तो फिर हम एक बार समझेंगे उसे डिटेल में। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, आज का न्यूज़ इतना ही था, तो मैंने सब कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, और भी लोगों को रिकमेंड करें ये चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए, सो दैट उनको भी ये चैनल का फ़ायदा पहुंच सके और स्लोली हम अपने फैमिली को बड़ा कर सके, हमारे सब्सक्राइबर्स को बड़ा कर सके। तो ये चैनल दोस्तों सबका ही है। इनफैक्ट मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नॉलेज है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि हम उस चीज़ से कुछ सीख सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।